हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करेंट अफेयर की अपनी संक्षिप्तियां, ये हमारी क्लास 2 है। इसके पहले संक्षिप्त हमने लास्ट से स्टार्ट की थी, केवल मिश्रित वाला टॉपिक उसमें 3 पन्ने का बचा हुआ है, सब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली देखो, एग्जाम क्या आपको भी पता है कि टल गया है। तो एग्जाम टलनेस क्या है कि अभी आपके पास मिनिमम आपको पता है कि टाइम कितने बचे हैं, तो 40 डेज के टाइम लगभग आपके पास सेव है। 1.5 महीने के औसतन आपके पास समय बचे हुए हैं। आज जब हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका 24 तारीख है और एग्जाम आपका अगर 8 दिसंबर को होता है तो 8 दिसंबर आपकी परीक्षा है। तो ऐसा ना हो कि आपके पास सब चीजें खत्म हो जाए। हम भी धीरे धीरे एक घंटे की क्लास ले रहे हैं ताकि जो करेंट अफेयर है आपके ऊपर लोड भी ना पड़े। और 90% करेंट अफेयर ऑलरेडी खत्म हो चुका है आपका, ऐसा नहीं कि कुछ बचा हुआ है। अब जैसे ये संक्षिप्त किया आपकी कंप्लीट होंगी और उसके बाद से बस आपका क्या बचा है, बिहार वाला पेपर तो यूपीपीसी और में आना नहीं है। हालांकि मैं बिहार स्पेशली बना दूंगा ताकि जो बिहार दे रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए, तो बिहार पे भी मैं काम करा दूंगा, ऐसा नहीं कि बिहार पे नहीं कराऊंगा। दूसरी बात, जो पहला 18 पेज है, अब अंदर के सारे कंटेंट का रिवीजन है, तो हम उस 18 पेज को करेंगे। तो दूसरी बार जब वो 18 पेज करेंगे तो पूरी मैगजीन हमारी रिवीजन हो जाएगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है इस मैगजीन को पहली बार कवर करने की और रिवीजन करने की। अब हम लोग देखते हैं पहले हमारा टॉपिक क्या है। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें चर्चित व्यक्ति हमारे टॉपिक होने वाले हैं। पहले बार एक बार पेन बढ़िया सेलेक्ट कर लो। हाँ, चर्चित व्यक्ति हमारा टॉपिक होगा। अब आप बोलोगे कि सर चर्चित व्यक्ति से क्या क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। कभी भी इस चीज को समझ जाओगे तो आपकी तैयारी का लोड आधा हो जाएगा। आपको समझाता हूं, जो लोग संक्षिप्त क्या देखे होंगे, आप फैक्ट देखना। आप राष्ट्रीय व्यक्ति देख रहे हो कि जिसकी कोई सीएम बन रहा है, किसी इंस्टीट्यूट में आ रहा है। अब देखो, इसके पास ये पॉइंट पॉइंट करके सारे फैक्ट्स लिखे गए हैं। आप देखो, केवल चर्चित व्यक्ति का राष्ट्रीय व्यक्ति तो देखोगे तो आपके पास चर्चित व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कम से कम 150 फैक्ट है। 150 फैक्ट मिनिमम है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति पे आ जाओ, आपको दिख रहा है नाम, भैया ये पॉइंट बुलेट पॉइंट देखो, 2 पन्ने का बुलेट पॉइंट है। यानी आपके पास 300 से 400 नाम याद करना है, लगभग 250 से 300 नाम। अब 300 नाम आपको भी पता है, आप याद नहीं कर पाओगे। तो यहीं पे मेरी भूमिका आ जाती है कि पहली बात ये बताना कि इन 300 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अनुसार क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो चर्चित व्यक्ति में हम लोग देखेंगे। दूसरी बात देखो, चर्चित व्यक्ति में 2 चीज, एक तो चर्चित व्यक्ति में क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है, थोड़ा सा नियुक्तियां आती हैं। दूसरी बात, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, अगर उनकी डेथ हो गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मान लो कोई नोबेल प्राइज पाया था, उनकी डेथ हो गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक, वगैरह वगैरह। अब नियुक्तियों में देखो क्या क्या आती है। नियुक्तियों में अगर हम लोग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के देखें तो भैया हमारे पास क्या है, कई सारे इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूनाइटेड नेशन। तो मान लो इनमें या WHO, इनमें कोई भारतीय, कोई इंडियन पहली बार नियुक्त किया जाता है। किसी भी पद पे नियुक्त किया जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये तो हमारे लिए पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा, नहीं भारतीय है, अगर कोई भारतीय मूल का है तब भी हमारे लिए प्राउड विषय है। हमारी डायस्पोरा इतनी अच्छी है, ये एक प्राउड मूवमेंट है, ठीक है। तो दूसरा हमारे लिए अच्छी बात होती है क्योंकि हमारी सॉफ्ट पावर इससे बढ़ती है। तीसरा क्या है, चलो भाई कोई इंडियन नहीं है, कोई भारतीय मूल का नहीं है, तो कोई वुमेन हो, कोई महिला हो, क्योंकि हमको पता है वर्ल्ड लेवल पे केवल भारत में महिलाओं की स्थिति पिछड़ी नहीं है। लगभग कंट्री में जो लैंगिक समानता रिपोर्ट आती है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट आती है, दोनों आप देखोगे तो कुछ चंद कंट्रीज आप छोड़ दो, खासतौर पे नॉर्डिक कंट्रीज को आप लोग छोड़ दो, कुछ यूरोपियन कंट्रीज को आप लोग छोड़ दो, तो वुमेन्स की स्थिति सब जगह पीछे है। तो वुमेन्स अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट को लीड करती हैं तो मतलब क्या है, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता है, ये दर्शाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंस बन जाएगा। किसी इंस्टीट्यूट की वुमेन नेतृत्व करे वो एक अलग की बात है, कोई फर्स्ट टाइम नेतृत्व करता बनता हो, फर्स्ट टाइम, जैसे कोई ट्रांसजेंडर, इसमें आता है कि भाई कोई ट्रांसजेंडर है जो पहली बार नेतृत्व कर रहा है। जैसे इटली के एक ट्रांसजेंडर हमने देखा पहली बार क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, उसका नाम हमने पढ़ा है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। उसके बाद से क्या है, मान लो कोई वुमेन पहली बार, आज तक किसी इंस्टीट्यूट की वुमेन कोई बनी ना हो, उसको लीड करने वाली, कोई CEO ना बनी हो, कोई MD ना बनी हो, पहली बार बन रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है, भाई कोई अश्वेत व्यक्ति पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन पे जाए तो इंपॉर्टेंस हो जाता है। कोई फर्स्ट टाइम किसी इंस्टीट्यूशन पे आपको कोई साउथ एशियन कंट्री आती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होती है इंपॉर्टेंस समझने की कि कैसे हम इंपॉर्टेंस को समझेंगे।
इसके अलावा आपके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां इंपॉर्टेंट होती है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में भी सेम चीज समझना है, कौन यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बना, कोई अगर ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर यानी वृद्ध वाला कोई बना, उनको देख लेंगे। इसके अलावा कहां महिला बनी वगैरह वगैरह, इन चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये होती है चर्चित व्यक्ति में। और डेथ में हमने बता दिया कि भाई कि डेथ हम लोग कैसे समझते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है। अब इसमें 300 हैं, बट विश्वास रखो मैं आपको मैक्सिमम 50 के करीब में तैयार कराऊंगा, 50, ठीक। इससे अच्छा इसमें से जो आपको 50-60 जो भी मैं तैयार कराऊंगा, जितना भी तैयार कराऊंगा, मैक्सिमम जो आपके लिए इंपॉर्टेंस से करा दूंगा तैयार, ठीक है। वही जो इंपॉर्टेंस नहीं है छोड़ूंगा, और मैक्स जो फैक्ट है वो कोशिश करूंगा आपको याद भी करा दूं, ठीक है। तो बुकलेट अपने पास ओपन करके रखना। इस 6 मिनट के इंट्रो में पहली बात समझाना था विषय प्रवेश। चर्चित व्यक्ति से लगभग 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहां से प्रश्न नहीं आता है, संक्षिप्तियों से 7 से 8 प्रश्न आते हैं, कभी कभी इनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। तो हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चन बढ़ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमारा हो गया विषय प्रवेश। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्रचार का। तो आप सबको बता दें कि भैया प्रीलिम्स की तैयारी आप सब बढ़िया कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा करते भी रहना, किसी भी जो बातें चल रही हैं उनमें समय दो, लेकिन नाम मात्र का समय देना है, ताकि आपका कैरियर वहां पे ना दांव पे लगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, बात क्या करेंगे। तो पहली बात देखो भैया कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट बैच से जुड़ दो। आपको मैं बताता हूं इस प्रैक्टिस सेट बैच के पहले कि एक करेंट अफेयर के भी हमने बैचेस स्टार्ट किया केवल 99 रुपीज में। करेंट अफेयर की क्या फायदा है, देखो पहले इसमें 300 MCQ का एक PDF जाएगा, ओके, जिसमें जनवरी से जो आपका जून तक की मंथली मैगजीन, 2-3 मंथली मैगजीन को तैयार करके ये क्वेश्चंस बनाए गए। तो एक इनकी विशेषता ये है। दूसरा, अभी आई दृष्टि के ऊपर 500 MCQs आपको मिलेंगे, ठीक। इसमें फैक्चुअली स्टेटमेंट सबके क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद से एक आपको वैल्यू एडिशन या वेरी इंपॉर्टेंट एक MCQ का मिलेगा, जो कि पूरी ओवरऑल पूरी मैगजीन से रहेगा, यानी आई दृष्टि की मैगजीन से। वो 100 MCQ का एक और मिलेगा। इस 100 MCQ की विशेषता ये है, इसकी 90% MCQs जो रहेंगे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेंगे, यानी ये अपने आप में 100 क्वेश्चन है, लेकिन पूरी मैगजीन का रिवीजन कराने की क्षमता रखेगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि लगभग 900 करेंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और किसी की भी आप बैच देख लोगे 200-200, 400 रुपए की, हमने भी एक बार बहुत पहले स्टार्ट किया था तो 300 रुपए की बैच स्टार्ट किए थे। अभी हमने केवल 99 रुपीज में बस अपना लागत, क्योंकि आपको पता है जस्ट स्टार्टअप है, स्टार्ट हुआ है, तो लागत बस अपनी निकल जाए, इतना ही उद्देश्य है और कुछ उद्देश्य नहीं है। तो ये आप इसको कर सकते हो। दूसरी बात, कोई अगर प्रैक्टिस सेट बैच में हमारे पहले से होगा या हमारे किसी टेस्ट सीरीज में होगा तो उसको ज्वाइन नहीं करना है, हम वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। प्रैक्टिस सेट बैच से अगर आपको अपने कहीं नहीं ज्वाइन किया या आपको ज्वाइन करने की इच्छा हो तो मैं कहूंगा आप ये 99 का बैच ना ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लो, उसमें आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। 499 में 15 पेपर की आपके प्रैक्टिस सेट बैच यूपीपीसीएस के स्टार्ट है, और 399 का आपका यूपीआरओ का स्टार्ट है, जिसमें आपको ये करेंट अफेयर की जो क्लासेस है, जो बैचेस हैं पीडीएफ वाले, वो आपको मिलेंगे वहां पे, ठीक है। यानी 99 रुपए का ये बैच आपको वहां पे फ्री रहेगा, ठीक है। और ये सारी सुविधा अगर दोनों को ज्वाइन करता है तो इसकी फीस ओनली 700 है। अब हम लोग ये हो गया हमारा प्रचार। बाकी बैच डिटेल आपकी स्क्रीन पे घूम रहा है, 7800043424। जिसको दोनों ज्वाइन करना हो सिंपल मैसेज करना कि हमको यूपीपीसी और आरओ की प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करनी है, आपको डिटेल चला जाएगा। जिसको सेपरेटली ज्वाइन करना, जिसको करेंट ज्वाइन करना, वो मैसेज कर देना, डिटेल्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जरूरी था थोड़ा बातचीत करना हमारे लिए, तो इंस्टीट्यूट के लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अतिथि, मुझे नहीं लगता मैं किसी को याद कराऊंगा तो आपको पता चलेगा भाई कि अतिथि दिल्ली की सीएम बन गई है। बच्चे को पता, हमारे पापा को भी पता है कि नई दिल्ली की प्राइम जो सीएम है वो कौन बन गई है, अतिथि बन गई है, लंबे समय के लिए नहीं बनी है, ठीक है, तो वो अलग की बात है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखो सतीश कुमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सतीश कुमार क्या है, तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नामित किया गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप मुझसे पूछोगे, समझो मेरी बात। इनको नामित कब किया गया मेरे भाई, इनको नामित किया गया 1 सितंबर में। बहुत सारे करंट अफेयर में आपको ये चीज ध्यान देना होगा। अब सोचो, अगर आपका ये क्वेश्चन रेलवे बोर्ड वाला क्वेश्चन 1 सितंबर के पहले का उठा के रखा होगा, तो रेलवे बोर्ड का सीईओ और अध्यक्ष कौन होगा, तब होंगी जया वर्मा सिन्हा। इनकी भी हालिया नियुक्ति थी, कोई बहुत लंबी नियुक्ति नहीं थी, ठीक है। तो जया वर्मा सिन्हा ये न्यूज में थी, ये पहली महिला थी जो कि रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी थी, तो ये काफी नाम पाई थी। तो चांस है कि क्वेश्चन जया वर्मा सिन्हा पर है। तो आपको क्लियर देखना होगा
कि अगर ये लिखा रहा है कि वर्तमान में कौन बना और ऑप्शन में सतीश कुमार है तो टिक मारना है। सतीश कुमार अगर नहीं है, जया वर्मा सिन्हा ऑप्शन में है, तो आपको जया वर्मा सिन्हा को मारना होगा, क्योंकि सतीश कुमार अभी 1 सितंबर को चार्ज पकड़े हैं। ओके, ये आप लोग की गलती नहीं होनी चाहिए, गलतियां आपको समझाता चलूंगा। सेकंड आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है केसी वेणुगोपाल। हमको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट कमिटीज होती हैं उसमें कुछ एडॉक कमेटी होती है, कोई परमानेंट कमेटी होती है। उसी परमानेंट कमेटी में एक आपकी कमेटी है जो कि इकोनॉमिक कमेटी है, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसी तरीके से सरकारी उपक्रम कमेटी होती है, इसी तरीके से प्राक्कलन कमेटी होती है। ये कमेटियां क्या है? ये सभी की सभी कमेटियां, जिन तीनों कमेटीज का मैंने नाम लिया, ये अस्थायी कमेटीज है और इनका संबंध इकोनॉमिक कमेटी से है। अब देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, यानी इसमें लोकसभा के भी मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। नॉर्मली कोशिश की जाती है कि जो परमानेंट कमिटीज हैं, जो परमानेंट कमेटी हैं, उनमें लोकसभा और राज्यसभा की जो मेंबर्स की संख्या वो 2:1 के रेशियो में रखा जाए, 2:1 के रेशियो में, यानी लोकसभा को वरीयता दी जाती है। जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के 7 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर। यही 22 मेंबर आपके सरकारी उपक्रम समिति में भी होते हैं, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 मेंबर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यही है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। अब आपको बताना है, प्राक्कलन समिति हमको पता होना चाहिए कि जो परमानेंट कमिटीज हैं उनमें जो सबसे बड़ी एस्टिमेट कमेटी है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है। इसमें मेंबर्स की संख्या कितनी होती है? टोटल 30 मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर होते हैं। अब बताना होगा कि इसमें ओनली राज्यसभा, सेकेंड ओनली लोकसभा, थर्ड ऑप्शन है इसमें बोथ, दोनों होते हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और एक क्लियर लिखिए कि सब प्राक्कलन समिति में इतने मेंबर्स होते हैं, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। ठीक, अब देखो, प्राक्कलन समिति की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ओम बिरला, मतलब ओम बिरला जी हमको पता है कि कंटिन्यूअसली दूसरी बार लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, 18वीं जो लोकसभा का अभी चुनाव चयन हुआ है, तो ओम बिरला या हम लोग कह सकते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है कि लोक लेखा समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। नॉर्मली इसमें जो एक परंपरा है वो ये है कि विपक्ष के किसी लीडर को दिया जाएगा, तो इसमें वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल को दिया गया है इस कमेटी की अध्यक्षता। तो केसी वेणुगोपाल करने वाले। तो पूरा लोक लेखा समिति का हमने एक स्ट्रक्चर यहां पे समझने की कोशिश की और इसको हम लोग समझ के बैठ भी गए, ये हमारे लिए तैयार हो गया। अब हमारे तीसरे हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इनका निधन हो गया है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था नटवर सिंह। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, वन लाइफ इज नॉट इनफ इनकी बुक है, तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हम लोग दिमाग में अपने रखेंगे नटवर सिंह के बारे में। अगला हमारे लिए टॉपिक क्या है? देखो, बहुत पहले आप अगर करंट अफेयर की बुकलेट्स उठाओगे या PYQs पढ़ोगे तो राष्ट्रपति, कौन कहां का राष्ट्रपति चुना गया, पेपर में क्वेश्चन रहता है, ध्यान देना। लेकिन नॉर्मली आपको आजकल बन के क्वेश्चन नहीं आ रहा है यहां से। आप चाहो तो जो करंट में इलेक्शन, जैसे राजस्थान में इलेक्शन हुआ है, आप राजस्थान का देख सकते हो। हालिया में छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हुआ है, आप छत्तीसगढ़ देख सकते हो। हालिया में मेघालय का इलेक्शन हुआ है, आप मेघालय देख सकते हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है तो कौन बना, आप रीड कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा आप रीड भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब समझना आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है। हमको पता है कि आर्टिकल 153 राज्यपाल की व्यवस्था करता है। ओके, अब क्या है, आर्टिकल 155 क्या बताता है कि भाई कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन गया है कि किस आर्टिकल के द्वारा में लिखा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो आर्टिकल 155 कहता है भाई जब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, अर्थात ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो उसमें आपके राज्यपाल भी हैं। अगली बात, क्या एक व्यक्ति 2 राज्य या उससे अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है? तो बिल्कुल सही बात है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1956 में और आर्टिकल 153 का में एक परांतक जोड़ा गया जिसमें यह बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होंगे। ओके, हो सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए पे। ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी सिंपल सी बात है कि इनको राष्ट्रपति जब चाहें इनको इनके पद से हटा सकते हैं। ओके, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो गई। ये सारी बात हमने समझ लिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है जिसको हमको समझना चाहिए था। ओके,
अब मुझे होमवर्क बताओ आप लोग, उम्मीद करेंगे आपकी तैयारी चल रही हो। मैं एक करेंट अफेयर का ट्रेडिशनली जिन टॉपिक से संबंध है उन पे एक नोट्स तैयार कर रहा हूं, जिसपे आपको क्लास मिलेगी। लगभग 5 घंटे के करीब वो क्लास रहेगी। कोशिश करूंगा 1-1 घंटे की 5 क्लास लूं या 5 घंटे की एक ही क्लास ले लूं, जैसा भी मैं सुलभ पाऊंगा। वो जो मैं पूरी करेंट अफेयर की मैगजीन पढ़ा दूंगा, जो एमसीक्यूज मुझे बनाने वो मैं बना लूंगा। उसके बाद से उन चीजों पे मैं आपकी तैयारी करा दूंगा। मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैं जस्ट मुझे टाइम दो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए आप यहाँ पे अगर दिख रहे हो तो यहाँ पे सारा क्या होमवर्क लिखा है कि किस किस टॉपिक का करंट में न्यूज है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे न्यूज में लिखा है, जिसमें मैंने हिग्स बोसॉन, यूनिसेफ, गाजापट्टी, मौदपुर पर्वत, सुभाष चंद्र बोस, बांग्लादेश, हड़प्पा बस्ती वगैरह वगैरह सारे टॉपिक्स नोट किए हैं। अब इन टॉपिक्स पे यहाँ पे आपकी एक बहुत बढ़िया नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग जब क्लासेस अपना कंप्लीट करेंगे, ये देखिए नोट्स कंप्लीट हो रहा है आपके। ओके, देखो एकदम नोट्स अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरे होंगे धीरे धीरे, और आपको जब तैयार हो जाएंगे तो इसकी मैं करा भी दूंगा। ओके, तो उसमें आपको लोड नहीं लेना है। मैंने आपसे जो होमवर्क कराने के लिए बोला था वो प्रॉपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग 20 पेज के करीब मुझे तैयार करा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छी काम में थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं कर दूंगा। तो जो मैं वादा किया था आप सबसे वो मैं निभाऊंगा। आप लोग बस अपनी तैयारी में चूक मत करना। करेंट अफेयर के अलावा मैं इतना काम आपको करा दूंगा ट्रेडिशनली इससे रिलेट कराते हुए कि अगर सबके करेंट अफेयर की क्लास से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएगा तो अपने क्लास से 5 क्वेश्चन ज्यादा ही आएगा। इस बात पे विश्वास रखो आप लोग। ओके, इससे कम तो नहीं आएगा। तो अब अपने रिस्क पे इसको आप लोग याद करना चाहोगे कर लेना। मेरे हिसाब से नहीं आता है। आप कभी कभी 10 साल पहले पेपर में क्वेश्चन बन के आए हुए भी है, तो अपने हिसाब से देख सकते हो उसको। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इदा सिसा और नो ग्राउंड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कभी भी कोई डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो और नॉर्थ ईस्ट में वैसा डेवलपमेंट पहली बार हो तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पूर्वोत्तर राज्य की पहली, देखो जो डीडीपी जीडीपी बोल रहा हूं, डीजीपी बनी है मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इदा सिसा नोग्राम, ठीक है, बनी है। और केवल मेघालय की ही नहीं, अगर हम लोग बात करेंगे कि तो पूरे नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला डीजीपी है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला डीजीपी है। तो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंस रहती है इदा सिसा नोग्राम। ओके, बाकी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, आप सबको पता ही होगा भाई। ये फैक्ट नहीं पता होगा तो पेपर दो ना दो, आपको पता रहना चाहिए। भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष बने हैं भाई। हर 10वें दिन पेपर में न्यूज में रहते होंगे, आप लोग जानते भी हो, ठीक। तो दिमाग रखना कि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें अध्यक्ष के तौर पे नौसेना के इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। अब हम लोग देखो, अब जो जीना जस्टिस है, ओके, इनको केवल आप लोग रीड कर लेना। देखो मैंने लिखा है ओनली रीड। 1% चांस है, 2% चांस है पेपर में क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली नहीं आएगा, ठीक। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कह कि देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया किन्होंने? ज्ञानेश कुमार ने और डॉक्टर रघुबीर सिंह संधू ने, ठीक है। हमको पता है कि जो चुनाव आयुक्त के लिए एक कमेटी की बात बोली गई थी। आप मुझे बताओ कि उस कमेटी में कौन है? क्या मैं जो लिख रहा हूं उस कमेटी में वही है या कोई और है? उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे। सेकेंड, कैबिनेट का कोई मंत्री होगा, कैबिनेट स्तरीय मंत्री होगा। और तीसरा, इसमें जो सबसे विपक्षी पार्टी है, ठीक है, जो विपक्षी पार्टी है या जो सबसे बड़ी पार्टी है, ओके, उसके लीडर, ये 3 लोग उस कमेटी में शामिल होंगे। क्या बताओ ये यस मैंने सही लिखा है या नो मैंने गलत लिखा है? अगर कोई नो पे आंसर करेगा तो आपको यस होगा क्या वो भी बताना रहेगा। ओके, हमको पता है कि जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसका काम क्या है कि भैया केवल स्थानीय निकायों के चुनाव को वो नहीं कराती है। स्थानीय निकाय के चुनाव वो नहीं कराती है, यानी जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो उनके द्वारा नहीं कराया जाता है। प्लस जो आपकी नगर पालिका का चुनाव है वो उनके द्वारा नहीं कराया जाता है। ये कौन करते हैं? तो जो राज्य चुनाव आयोग है उनके द्वारा ये चुनाव आयोजित की जाती है। ओके, ये आपका हो गया बैकग्राउंड बेस। अब हम लोग गीता पत्रा को देखेंगे। गीता पत्रा इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? तो जीईएफ पे एक बार क्वेश्चन बन के आया, जीईएफ को हम लोग बाद में समझ लेंगे क्या है। अब हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जीईएफ के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में अभी नामित किया गया है गीता पत्रा को। जीईएफ यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्लोबल, जो कि वर्ल्ड विश्व बैंक के पेपर में एक बार क्वेश्चन बन के आया भी है कि जीईएफ निम्नलिखित में से किसका मतलब जीईएफ का संबंध किससे है? एक बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही बन के आया, तो वर्ल्ड बैंक से है। ओके,
समझना, जीएफ का संबंध किससे, वर्ल्ड बैंक से। एक बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा आपको। तो गीता बत्रा का यहाँ पे नाम आया और पहली बार कोई विकासशील देश की महिला इसकी हम लोग कह सकते हैं कि इसके निदेशक के तौर पे नामित हुई है। तो गीता बत्रा का नाम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, जो कि न्यूज में है। पूर्व न्यायाधीश है यानी रिटायर्ड न्यायाधीश है, तो हमको पता उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी है, 65 ईयर है। और जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, तो उनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर। एक तो ये फैक्ट हमारे दिमाग में हो गया। हमको पता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ये रिटायरमेंट के बाद कोई लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्लियर बात है, ना ही किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय में, कहीं नहीं कर सकते, ये लीगल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हैं एज अ वकील। अब समझो, लेकिन अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या है, रिटायर होता है, तो वो संबंधित जहां पे वो अस्थायी न्यायाधीश रहा है उस हाई कोर्ट को छोड़कर, उस उच्च न्यायालय को छोड़ के वो किसी अन्य उच्च न्यायालय में, ठीक है, अपनी जो प्रैक्टिस है, जो वकालत है वो कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट को ये छूट है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब हम समझते हैं। अब जो ये भाई साहब ये क्या है, इनको बनाया गया है, आपका ध्यान देना है, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को क्या बनाया गया है, तो लोकपाल के अध्यक्ष, लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ये पहले अध्यक्ष होंगे, ठीक है, ये पहले अध्यक्ष थे। इनकी जगह अब कौन ले रहा है, तो इनकी जगह न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। आप बताओ 21 मिनट की क्लास हो गई, यहां तक चीजें आपको समझ में आई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब देखो यहां पे आपको बता रहा है कि लोग करा कि इसके अलावा लोकपाल के न्यायिक और गैर न्यायिक, मतलब लोकपाल के जो अन्य सदस्य होते हैं तो उनके बारे में चर्चा कर रहा है। तो करा कि जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं ये लोग 3 इनके न्यायिक सदस्य हैं और जो 3 गैर न्यायिक सदस्य हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो है डॉक्टर प्रभा अत्रे। देखो डॉक्टर प्रभा अत्रे क्यों न्यूज में है, ये क्या है, एक शास्त्रीय गायिका थी जो कि किराना घराने से इनका संबंध था। तो शास्त्रीय गायिकाओं का किस घराने से संबंध है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन के आता है। तो पहली बात दिमाग में रखो कि इनका किराने घराने से संबंध है और इनको पद्म विभूषण, रिसेंट में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तो पद्म विभूषण इनको दिया गया था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तक कि हमारे 4 जो टॉप पद्म पुरस्कार हैं, ठीक है, मतलब उसमें भी हम लोग अगर भारत रत्न को छोड़ दें, भारत रत्न तो भाई सबसे ऊपर, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और इसका से आपका पद्मश्री की बारी आती है। तो पद्म विभूषण से इनको नामित किया गया है, ओके। और इनकी अभी डेथ हो गई है। मुनव्वर राणा के बारे में यूपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पता है कि थोड़ा सा इनका गवर्नमेंट से बहुत चलता रहता था, हालांकि अपने लिए कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, महान विभूति रहे, देना तो चाहिए ही चाहिए। मुनव्वर राणा के बारे में दिमाग में, इनको सादाबा के लिए, इनकी एक कविता है सादाबा, बहुत फेमस ही कविता है। हालांकि सादाबा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया इनकी उपलब्धि के लिए, लेकिन गवर्नमेंट से नाराजगी में उन्होंने क्या किया था, अपना ये पुरस्कार जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने वापस कर दिया था, ओके। और इसके बाद से नीना सिंह, देखो नीना सिंह वाला भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहां पे अपने आप को थोड़ा फोकस करना, जैसे मैंने आपको ऊपर रेलवे बोर्ड के सीईओ वाले में आपको जो ट्रिक्स था समझाया, वही ट्रिक्स लगभग मिलता जुलता है आपके नीना सिंह वाले फैक्ट से, ध्यान देना। अभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में सीआईएसएफ का महानिदेशक किसे चुना गया, तो आंसर होंगे नीना सिंह नहीं। यहां पे क्या लिखा है, इनकी नियुक्ति की गई थी, इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, दिसंबर में पदभार ग्रहण किया, यानी अगर ये मार्च में पेपर होता तो ये अगर अपडेट नहीं करेगा करेंट तो नीना सिंह ऑप्शन में होगा, अगर अपडेट कर देगा करेंट तो आपका पेपर में क्या होगा फिर ऑप्शन, राजविंदर सिंह, ध्यान देना। तो सीआईएसएफ का अगर पूछे कि पहली महिला महानिदेशक के तौर पे किसे चुना गया, तो आंसर होगा नीना सिंह। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, नीना सिंह। लेकिन अगर यह क्वेश्चन बन गया है कि हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के तौर पे किसे चुना गया, तो आंसर होगा राजविंदर सिंह, यानी ये वर्तमान में आपकी कौन है, वर्तमान इन प्रेजेंट आपके राजविंदर सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक है। तो यहां भी ट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखना, पहले पे ट्रिक था ये बता देना। अब उमा शेखर, देखो उमा शेखर को अभी क्या किया गया है, ये एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी गवर्निंग काउंसिल की मेंबर चुनी गई है, ध्यान देना है।
इसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं और इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो उमा शेखर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट लॉ, इस पे चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी हैं। ये दिमाग रखना है कि कौन, उमा शेखर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो यहां पे देखेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, इनका हो गया डेथ, इनका निधन हो गया है, जिसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी, जिनका अभी निधन हो गया है। ओके, और देश के किसी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि पहली महिला, क्योंकि देखो अब बताओ, जब एक तो सुप्रीम कोर्ट में आप देखोगे महिला न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम, मुझे लगता है अब तक 14 महिला न्यायाधीश हुई है। ठीक है, 14 अगर मैं क्लियर हो तो, ठीक, मैक्सिमम होगा तो 15 होगा, लेकिन 14 जहां तक मैं हूं 14 है। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर से ये जब मुस्लिम महिला हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए, क्योंकि कभी भी अगर अल्पसंख्यक वर्ग से कोई नियुक्ति होती है तो वो बहुत, क्योंकि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में अगर कोई अल्पसंख्यक चुना जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। आप देखेंगे हीरालाल सामरिया जी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम में ही हीरा है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नए मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे नामित किया गया। तो सूचना प्रदान करने वाला इंसान क्या होता है, हीरा आदमी होता है। ठीक है, किसी के लिए क्या तो बहुत हीरा आदमी होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त मतलब नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं कौन, हीरालाल समरिया। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं, इस पद पे पहने वाले ये पहले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखो, ये अभी जो हालिया इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी उनको बड़े बड़े में लिखा है। अब जो कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया या फिर थोड़ा कम इंपॉर्टेंस वाले हैं उनको छोटे छोटे में लिखा है। मैंने क्या किया है, पहले जो उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, जो नियुक्तियां उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं उनको मैंने पहले ब्लॉक किया है। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। ओके, तो आप जब अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां जाती हो पेज नंबर 168, उम्मीद करेंगे आप सब देखोगे, तो आप यहां पे देखोगे तो बबीता चौहान से ध्यान देना। बबीता चौहान, उनके नीचे प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनके नीचे राजेश वर्मा। ये तीनों लोग का संबंध किससे है, यूपी में नियुक्ति से संबंधित है। तो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर हो गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे चुना गया, तो बबीता चौहान को। सेवा चयन आयोग का अभी अध्यक्ष कौन बना, तो कीर्ति पांडे, प्रोफेसर कीर्ति पांडे बने। इसके वास्ते ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन बना, तो राजेश वर्मा। तो बबीता चौहान महिला आयोग के अध्यक्ष बनी, कीर्ति ने शिक्षा के क्षेत्र में कीर्ति स्थापित की, और राजेश वर्मा जी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। ये तीन हमने इंपॉर्टेंट नियुक्तियां स्टेट के स्तर पे देखा। इतनी ही नहीं, तीन इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जब पेज नंबर 69 पे आओगे, 169 पे आओगे, तो आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, बीचों बीच ये तीन इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, एक यहां पे आपको राज प्रताप सिंह देखने को मिलेंगे, उन्हीं के नीचे आपको राजकुमार विश्वकर्मा देखने को मिलेंगे, और उन्हीं के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको न्यायमूर्ति अरुण भंसाली देखने को मिलेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखने को मिलेंगे। कहां पे, पेज नंबर 169 पे। ये तीन ऊपर और तीन नीचे, ये 6 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हो गई यूपी से संबंधित। ठीक, ध्यान रहा। अच्छा, प्रताप सिंह, राज प्रताप सिंह क्या नियुक्त किए हैं, तो राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अभी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनके बारे में हमने समझाया। अब बताओ राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो बताओ आप लोग, बहुत बढ़िया बात होगी। फिर विश्वकर्मा जी हैं, जो राज विश्वकर्मा जी हैं, वो क्या नियुक्त किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त। और राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किया गया, तो हीरालाल सामरिया जी। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी क्या नियुक्त किए गए हैं, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली जी नियुक्त किए गए। तो ये 6 हमने क्या देख लिया, ये 6 फैक्ट हमारे यूपी स्पेशल से जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको हमने देखा। ओके, अब हमारे पास क्या है, अब जब हम लोग पेज नंबर 168 में आएंगे तो राइट साइड में 1 2 3 4 चौथा नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीति सूदन वाला। ठीक है, प्रीति सूदन, हमको पता है कि अभी बहुत विवाद चला, मनोज सोनी जी ने क्या किया, रेजिग्नेशन कर दिया यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से। तो यूपीएससी के अध्यक्ष का अभी हालिया जो पदभार ग्रहण किए हैं उनका नाम है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन ने अभी हालिया पदभार ग्रहण किया, किसका, यूपीएससी की अध्यक्षा के
पद का। बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के आप महानिदेशक बने हैं। तो पहली बात, सीमा को जीतने में की आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि समझे ना। तो दलजीत सिंह चौधरी क्या है? बीएसएफ के महानिदेशक बनाए गए हैं। ये आप लोग दिमाग में कि ऐसे, ठीक है, जो ट्रिक्स बनाया हूं वहां से दिमाग में रखते हुए। बाकी जब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आप लोग देखोगे तो उसी के नीचे एनएसजी के महानिदेशक का नाम लिखा है श्रीनिवासन, ठीक है, और ठीक है, बी श्रीनिवासन जी ये बने हैं आपके एनएसजी के महानिदेशक। अब इसके अलावा जो फैक्ट्स आपको 169 में लगे कि सर ये आपको पढ़ाना चाहिए था, आपने छोड़ दिया है, आप अपने सुरक्षा से उसको याद कर लेना, ठीक, क्योंकि अभी हम लोग कुछ जो अगर कुछ छूटेगा भी तो बताऊं एमसीक्यू बन रहा है ना, एमसीक्यू में उसको शामिल कर देंगे। देखो एक चीज बताऊं, आप लोग विश्वास करके प्रैक्टिस सेट वाले बेस से जरूर जुड़ो। बल्कि मैं बोलूं जो लोग यूपीपीसीएस और आरओ दोनों दे रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, कि आप इन दोनों बैच को, बैच की फीस केवल 700 रुपीज है। आप अराउंड मैं आपको दिखाता हूं कि पूरी डिटेल के साथ आपको इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट मैंने यही कहीं कुछ तो लिखा, हाँ यहाँ पे देखिए। तो यूपीपीसीएस आप प्रीलिम्स वाले में देखोगे जो प्रैक्टिस सेट है, तो हमारे पास पहले क्या था कि हमने 10 पीटी का टेस्ट स्टार्ट किया था, तो हम उसको क्या करेंगे एक साथ आपको एज अ प्रैक्टिस सेट सेंड कर देंगे ताकि अपने टाइम टेबल से आप उसे करें। हालांकि हम ग्रुप में एक टाइम टेबल सेंड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग गूगल मीट भी कराएंगे, आप उससे भी पेपर दे सकते हो। प्लस 3 आपको हम लोग इसमें और मॉक टेस्ट ऐड किए हैं, यानी 3 प्रैक्टिस सेट के तौर पे और भी पेपर्स मिलेंगे। कुल 13 आपको पेपर सेट मिलने वाले थे। ये कब? जब आपको 27 अक्टूबर को पेपर होता तब इसके लिए हमने ये प्लान डिसाइड किया था, लेकिन एग्जाम टल गया तो हमने इसमें 2 प्रैक्टिस सेट और एडिशनल ऐड कर दिया, तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट जीएस के पेपर्स हो गए 15। अच्छा, ये जो 15 पेपर्स हैं इसमें आपके 2 करेंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट 6 मंथ के आपके करेंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें शामिल है। प्लस अभी आई दृष्टि की मैगजीन आई है, तो 500 करेंट अफेयर के एमसीक्यूज हमने तैयार किए। अभी हमारे वो करेंट अफेयर तैयार हो गए हैं, कुछ बचे हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो टाइप होके आपको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद से क्या होगा, और जब आप पेमेंट करेंगे तो उसी ग्रुप में मिल जाएगा। इसके बाद से अभी पूरी मैगजीन एक बार दोबारा एमसीक्यू रिवीजन हो जाए, 100 क्वेश्चन पे और काम हो रहा है पूरी मैगजीन को, वो पूरी स्टेटमेंट बेस पे चलेगा। लगभग उसमें 90% क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस रहेगा। आप एकदम दिमाग में रखो, बोल वो कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, वो अपने आप में उनकी क्षमता 250 से 300 क्वेश्चन की है, ठीक है। और ये सब चीज आपको मिले 499 में। हर संडे को वीकली हम लोग क्या करेंगे, एक डाउट सेशन रखेंगे, ठीक, गूगल मीट पे आएंगे, जिसको जो दिक्कत रहे आप लोग पूछ लेना, आपका वो दिक्कत दूर किया जाएगा, ठीक है, इसमें आप निश्चिंत रहेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे डाउट नहीं रहे तो डाउट सेशन में जुड़ने कोई मतलब नहीं है, बट अगर आपकी डाउट्स रहेंगे तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हो, ठीक है। अब उसी को थोड़ा डिटेल प्रीलिम्स में क्या क्या है ये आपको बता दिया, ठीक। संपर्क इस नंबर पे करना है। आरओ में देखो क्या है, चूंकि पहले 10 टेस्ट हमारे पास था, ठीक, जनरल हिंदी और वो मिला के नए पैटर्न के अनुसार हमको पेपर्स को ऐड करना पड़ा, तो 6 फुल टेस्ट आपके पास है, 2 इसमें भी हमने मॉक टेस्ट ऐड किया है, ठीक है। जो एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी करा देंगे वो आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे, दूसरा मॉक टेस्ट हम लोग 10 नवंबर को करेंगे। इसको आप सब ऑनलाइन वाले जो नहीं भी बैच ज्वाइन करेंगे उसको आप दे सकते हैं। इसमें भी करंट अफेयर के सारे सेशंस आपको मिलेंगे, वीकली डाउट सेम चीजें बाकी हैं, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है, ये विशेषता है। तो मैं ये कहूंगा ना कि आप अगर आरओ और ये दोनों दे रहे हो तो कोशिश करके एक बार आप मेरे कहने पे आप ये 700 रुपीज खर्च कर लो, आपको खुद समझ में आएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अभी हमने नया नया प्लेटफॉर्म बनाया है, तो हमारे सारे क्वेश्चंस नए हैं, पहली बात सारे क्वेश्चंस नए हैं, बहुत एफर्ट करके तैयार किए गए हैं, और इससे आप जुड़ सकते हो। मतलब आपने 15 पेपर्स आपको वहां मिल जाएंगे, करेंट अफेयर के पेपर्स मान लो कॉमन है दोनों में, वो एक अलग की बात है, बट 6 फुल टेस्ट प्लस 2 मतलब 15 और 8 अराउंड 23 पेपर्स आपको यहाँ पे से ना, हाँ 23 पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, 23 पेपर, ठीक है, प्लस 500 करेंट अफेयर के क्वेश्चन आई दृष्टि बेस्ड, प्लस 100 लास्ट में रिवीजन कराने के लिए पूरी आई दृष्टि बेस्ड और क्वेश्चन। यानी अगर हम लोग इसको 5 पेपर, इसको 1 पेपर और काउंट करें तो 6 पेपर, तो हम लोग केवल 30 पेपर यहां पे आपको प्रैक्टिस सेट के मिलना है, ठीक। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, इससे जरूर जुड़ना, मेरा तो ये रिक्वेस्ट रहेगा। अगर नहीं तो एटलीस्ट एक एग्जाम को लेके आप जरूर जुड़ो, ताकि आपको भी समझ में कि इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, हम लोग अपनी जो हम जहां तक हम लोग नहीं कर लिया था उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। यहां से आते हैं हम लोग। अब देखो रजत शर्मा जी को आप सब टीवी पे देखते हो कि इंडिया टीवी पे अक्सर हम लोग
ठीक है, ओपिनियन और एग्जिट पोल देते हुए देखेंगे। तो इंडिया टीवी की ये क्या, ये डायरेक्टर थे, ये संपादक थे, अध्यक्ष थे। अभी इनको एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया, यानी न्यू ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे रजत शर्मा को चुना गया है। तो ये हमारे लिए क्या है, रजत शर्मा इंपॉर्टेंट है। रजत शर्मा एक शो भी चलाते हैं, रजत शर्मा हमको लग रहा है वो कैटेगरी में खड़ा करके एक शो चलाते हैं, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन कुछ अपना न्यायालय टाइप का ये शो चलाते हैं एक, ठीक है। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन चुने गए, रवि अग्रवाल जी। केंद्रीय कर प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए रवि अग्रवाल, ठीक है। तो अग्रवाल जी लोग थोड़ा सा समझे ना, अग्रवाल आपको देखो एक मतलब कोई अग्रवाल जी कोई बेकार मत माना, बस याद करने का तरीका है मेरे भाई, हाथ जोड़ के किसी को बेकार लगे माफी। आप किसी शहर में बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट पे चले जाओ, सारे बढ़िया रेस्टोरेंट आपको देखने को मिलेंगे, कहां पे, किस नाम पे, अग्रवाल। जैसे कहीं और मत जाओ, मुखर्जी नगर में ही देखो, ठीक है। आप में से शायद ही कोई होगा जो मुखर्जी नगर गया और अग्रवाल वाले क्या समोसा या कुछ भी नहीं खाया हो, ठीक। तो सिंपल सी बात है भैया, अभी पैसे खूब कमाते हैं तो इनको कर तो चोरी करना पड़ेगा, ठीक। तो यानी एक याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कि कोई अग्रवाल जी है, रवि अग्रवाल जिसने इसके अध्यक्ष बने हैं। जेठालाल अहिर, ठीक है। अब जेठालाल अहिर हमको बताइए कि ये अहिर भाई साहब, ठीक है, ये एक ऐसे लोग हैं एग्रीकल्चर से इनसे अच्छा कोई जुड़ा ही नहीं, ठीक है। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर से इनसे अच्छा कोई जुड़ा हो तो कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। तो जेठालाल अहिर नफेड के क्या चुने गए, अध्यक्ष, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नफेड के अध्यक्ष। नफेड कब बनी, 1958 में बनी थी। नफेड, नबार्ड, एसबीआई, इनके ऊपर, इनकी स्थापना के ऊपर क्वेश्चन बन के आता है। हम लोग देखो किसकी किसकी आपको याद रहना चाहिए ईयर, नफेड का याद रहना चाहिए, एसबीआई का गठन कब आपको याद रहना चाहिए, आरबीआई का गठन आपको याद रहना चाहिए, सीबीडीटी का आपको याद रहना चाहिए, सेबी का आपको, सीबीडीटी नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, सेबी याद रहना चाहिए, एससीबीआई, सेबी आपको याद रहना चाहिए, नाबार्ड आपको याद रहना चाहिए। इतने इंस्टीट्यूशंस आपको मिनिमम ईयर याद रखना ही होगा, और पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं, जो पीवाईक्यू पढ़े होंगे उनको पता चला होगा कि हाँ आते हैं। धीरेन्द्र ओझा, अभी हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम सुनते हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, आप किसी का भी जाओ इंफॉर्मेशन बता देंगे, आपके पापा, मम्मी, चाचा, गर्लफ्रेंड, सबका नाम बता देंगे। तो सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया धीरेन्द्र ओझा को, शास्त्री जी को ओझा लगा देना है, धीरेन्द्र ओझा जी को चुना गया है। नईमा खातून, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वीसी चुनी गई है। ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। एएमयू इंपॉर्टेंट है, हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ भी, वो करा देंगे। अब आते हैं सदानंद वसंत दाते, ये क्या है, ये एनआईए के महानिदेशक चुने गए हैं, ठीक है, एनआईए के महानिदेशक चुने गए हैं। ऊपर हमने एनएसजी पढ़ा है, तो भाई लोड नहीं लेना है। एनएसजी के महानिदेशक का नाम क्या है, श्री श्रीनिवासन या वी श्रीनिवासन एनएसजी के महानिदेशक हैं। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का महानिदेशक चुना गया है सदानंद जी को, ठीक है। हम लोग आएंगे पीयूष आनंद। अब देखो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक है, तो मान लो कि भाई आपके राष्ट्रीय आपदा कोई आ गई, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कि राष्ट्रीय आपदा आ गई, मान लो कि भैया सूखा आ गया या कुछ भी आ गया, मान लो कि खूब तेज से समुद्री तूफान आ गया, अब आप क्या हो, आप जाके लोगों की मदद करो। आपको लगे यार मेरी वजह से बहुत राष्ट्र का धन जन की बहुत ज्यादा, जनधन की मैंने लिख दिया, धनजन लिख दिया, जनधन लिखना चाहिए था, बहुत हानि मैंने बचा ली। आपको क्या होगा, आपका मन एकदम आनंद से भर जाएगा, आपको लगेगा अमृत की प्राप्ति होगी। तो पीयूष आनंद समझ जाओ, पीयूष आनंद क्या बने हैं, महानिदेशक बने हैं, इससे दिमाग में रख जाना है। नेक्स्ट किशोर मकवाना, किशोर मकवाना क्या हुए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। पहली बात बताओ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, एनसीबीसी, ठीक है, किस आर्टिकल के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आती है, ठीक है, 101, 102, 103 या 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए ये सारी चीज आप लोग बताइए, आप लोग सब देखो भाई, एक तो बहुत कम होमवर्क इस बार दे रहा हूं, मैं मैक्सिमम करवाने वाला हूं, मैं करवाऊंगा भी, वो मेरा काम है। आप लोग बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि यार लोग
क्लासेस को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वीडियो शेयर करने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं भूलनी है। और जो लोग को लाभ पहुंचा रही वीडियो, भैया 70% लोग ऐसे देख रहे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, क्या जा रहा है, एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी जो चीजें आपको पहले पता चल जाएंगे, ठीक है, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि बताने में मजा आएगा कि भाई बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइबर हैं। अब आते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए होगी। अब नेक्स्ट यहां पे आओ, लास्ट के दो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमोद अग्रवाल इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना क्यों? क्योंकि ये नालसा के अभी कार्यकारी, देखो ये परमानेंट अध्यक्ष में कार्यकारी अध्यक्ष बना गया है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, नालसा के अभी कार्यकारी अध्यक्ष बना गए हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रमोद अग्रवाल ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बना गया है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब आ जाओ यहीं पे एक आपकी और चीज वैल्यूडेशन करा देते हैं, ठीक है। यहां पे यहीं पेस्ट कर देते हैं, ठीक, ये चीज, ठीक है। स्क्रीन आपको देखना चाहिए कि बीएससी हमने देख लिया, बीएससी क्यों नहीं देखा, तो बीएससी के अभी अध्यक्ष का पदभार कौन ग्रहण किया, तो प्रमोद अग्रवाल जी ने ग्रहण किया। यहाँ पे एनएससी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एनएससी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन के कौन आया है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है आपकी एनएससी। कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने दिया, तो फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज आपकी एनएससी है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ये आप लोग दिमाग में रखना है, ओके। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ओके। हम लोग नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट यहां पे है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, इनका नाम है। यहां पे एक पर्सनालिटी है, अगला कंचन देवी, ये इंपॉर्टेंट है। और अगली जो पर्सनालिटी है अनीस शाह, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ओके। अब इन तीनों लोगों को याद करने का तरीका क्या है, देखो अमित शाह के लड़के जयशाह जी अभी आईसीसी के अध्यक्ष बने, तो हमने क्या लगा कि भाई अमित शाह जी की वजह से बन गए। अब ये तो नहीं क्योंकि अनित शाह भी अमित शाह जी की वजह से बन गए, तो देखो भाई नाम में ही क्या है, शाह वर्ड है, ठीक है। यानी बता कि अब ये निगेटिवली फिर नहीं लेना है, तो सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा लग रहा है ना कि हाँ जो समझ रहे हो, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के पोस्ट पे कोशिश किया जाएगा कि इनकी चयन किया जाए, ठीक है। टाइटल सबको लगा कि अमित शाह क्या चाहेंगे भाई कि अनित शाह को बैठाते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता अनित शाह का उनका कोई संबंध है कि नहीं है, याद करने के लिए तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के चेंबर अध्यक्ष के रूप में किसको बना बैठा दिया, अनित शाह को। तो बस इतना क्यों याद करोगे, तो आपको समझेंगे फिक्की के अध्यक्ष, क्योंकि फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये बना गया अनित शाह। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली हमारे लिए प्रेरणा की विषय क्यों है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत जो है आईएनएस त्रिकंठ पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। तो जितनी भी आईएनएस है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एक साथ जितनी भी आईएनएस आपके लिए, जैसे आईएनएस कोलकाता इंपॉर्टेंट है, आईएनएस कोलकाता क्यों न्यूज में रही है आप चाहो तो बता दो, ठीक है। आप उस आईएनएस का नाम चलो बताओ जो माल्टा फ्लैग वाली जो वो बोट थी जिसको सोमालिया के लुटेरों ने कब्जा कर लिया था, उसको छुड़ाई थी, ठीक है। क्या वो आईएनएस कोलकाता थी या कोई और थी, कमेंट करिए। तो आपको सारा एक पास आईएनएस करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। कंचन देवी तो पहली महिला महानिदेशक है, ठीक है, किसकी, वानिकी अनुसंधान परिषद की, ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक हैं, ठीक है। कौन, तो कंचन देवी। ये इतने फैक्ट्स हमारे हो गए हैं आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम के। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट हमको तैयार कर लेना है, और देखो पढ़ने के लिए भाई बहुत सारा चीज आपकी पढ़ने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ते रहना, मैं चार इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करूंगा। एक फैक्ट यहां पे है राम नारायण अग्रवाल जी, एक यहां पे फैक्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति जी, ठीक है। एक यहां पे फैक्ट आपके पंडित राजीव और तारानाथ जी, और एक यहां पे सुब्रत राय। ये चार फैक्ट्स मैं आपको तैयार कराऊंगा इंपॉर्टेंट डेट में। तो राम नारायण अग्रवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो राम नारायण अग्रवाल को हम लोग अग्नि मिसाइल का जनक के तौर पे जाने जाते थे, अग्नि मिसाइल का जनक कहते हैं। डीआरडीओ के ये पूर्व वैज्ञानिक रहे, ठीक है। तो इनका निधन हो गया, तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता था। ऑप्शन में कुछ नाम आएंगे, आपको माना होगा राम नारायण जी को। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी हमारी शास्त्रीय नृत्यांगना थी,
ठीक है। बेसिकली भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इनको महारत हासिल थी, इनका डेथ हो गया। तो भरतनाट्यम का संबंध हमको पता है किससे है, भरतनाट्यम का संबंध हमको पता है तमिलनाडु से, और कुचिपुड़ी का संबंध हमको पता है किससे है, आंध्र प्रदेश से। अन्य के बारे में हम जब ब्रीफ डिटेल पढ़ेंगे वहां इसको समझा दूंगा। ओके बच्चे, तो ये 2 फैक्ट्स यहाँ पे एडिशनल आपको तैयार करा दिया। अब आते हैं पंडित राजीव तारानाथ। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कल्चर से इनका संबंध है। सरोद वादक थे, अभी इनका निधन हो गया। ये किस घराने से संबंधित थे, तो सेनिया मेहर घराना। अभी एक घराना आपको ऊपर याद कराया हूं, एक घराना ये आपको याद रखना कि सेनिया मेहर घराने से संबंध था पंडित राजीव तारानाथ जी का। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है सुब्रत राय। सुब्रत राय जी का हमको पता है सहारा इंडिया फैमिली से इनका संबंध था। बहुत अंत इनका बहुत विवादास्पद रहा, और मतलब ठीक है कंट्रीब्यूशन इनके हम लोग कहते हैं कि इंडिया में नो डाउट की बहुत जाते थे, बट जो लास्ट में पैसे से का मामला फंसा उसमें थू भी बहुत सुब्रत राय जी का हुआ। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये सारा इंडिया फैमिली के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। ये अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, हाँ अभी कुछ पर्वतारोही वगैरह बचे हैं भैया, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। एक छोटा सा देखिए क्या है, अब यहाँ पे कुछ अवार्ड्स कुछ राष्ट्रीय व्यक्तियों को, मान लो कि फ्रांस का, इटली का वगैरह वगैरह का, भूटान का, कुछ उनका जो प्रशिष्ट हम लोग कह सकते हैं या प्रतिष्ठित जो अवार्ड है, ठीक है, वो दिया गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो वही कुछ बातें हैं, कुछ पर्वतारोही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लेते हैं। अब देखो यहां पे एक फिल्म निर्माता का नाम है, नाम उनका है माइक पांडे। नाम में क्या है, माइक वर्ड है। ठीक, माइक किसी का नाम, अपने बाइक डीजे ये नाम सुने लेकिन है नाम, तो इसी से पता चला कि इनका संबंध किससे है, फिल्म उद्योग से होगा। ठीक, तो वन्य जीवों पे ये भाई साहब क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं, वन्य जीवों पर फिल्म बनाते हैं। इनको एक अवार्ड दिया गया है, नाम है जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड। तो जैक्सन वाइल्ड लिगेसी अवार्ड किसे दिया गया है, माइक पांडे को। ये पर्यावरणविद भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। सिद्धार्थ अग्रवाल एक पर्सनालिटी है। सिद्धार्थ अग्रवाल पर्सनालिटी है भाई, ये सबसे उम्र देख रहे हो कितना साल, 49 साल। आप जितनी उम्र के हो उसके दुगने साल के ये। अब इस उम्र में जब आप गड़ ही नहीं तैर पाते हो, तब देखो ये क्या तैर गए हैं भाई साहब, पूरा इंग्लिश चैनल पार कर गए, पूरा इंग्लिश चैनल पार कर गए। इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में है, तो फ्रांस और यूके के बीच में आपका इंग्लिश चैनल है। समझ जाओ, जब हम लोग गड़ ही नहीं पार करेंगे उस उम्र में, तब ये क्या पार कर गए हैं। ठीक है, अब देखो इंग्लिश चैनल इधर नॉर्थ सी को जोड़ रही है और इधर अटलांटिक ओशियन को जोड़ रही है, अटलांटिक ओशियन को जोड़ रही है। तो ये हम लोग की समझने के लिए विषय था, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, ओके। तो सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक, तो हमको पता है कि अब वो बताओगे क्या, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध किस नदी पे उनका जो वो सार्थक क्या उसको बोलते हैं, सार्थवा बोलते हैं, जो घोड़ा से उनको ले जाके वहां पे छोड़ दिया था, बोलते हैं कि ठीक है अब हम नदी पार खुद कर जाएंगे। ठीक, तो दिमाग में रख जाओ, कुछ कुछ ऐसे बना के तैयार करो। शशि थरूर जी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, बाढ़ में जाए, ठीक है अपना, ठीक, शशि थरूर साहब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भैया, युवाओं के चहेते। अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, उस नागरिक सम्मान का नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया, किसको, शशि थरूर जी को। यहां पे एक पर्सनालिटी है, ध्यान देना, एक पर्सनालिटी है यहां पे, ठीक, यहां पे देखो भूटान का इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल दिया गया, भूटान का प्रतिष्ठित सम्मान है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। इटली का सर्वोच्च सम्मान कबीर वेदी को दिया गया, नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। तो इटली का जो सर्वोच्च सम्मान है उसमें नाम तो है इटालियन रिपब्लिक। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, इसमें नाम नहीं है भूटान का, लेकिन भूटान में क्या है, अडानी साहब ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी लगाने की बात बोली है कि भाई मैं वहां पे लगाने वाला हूं, भूटान से उन्होंने समझौता किया है। ओके, तो ये भूटान की कैपिटल आप लोग बता दोगे तो बढ़िया बात रहेगी कि भूटान की कैपिटल क्या है। ठीक, शशि थरूर साहब को तो हमने देख लिया क्या अवार्ड मिला। अब थोड़ा सा किरण बेदी जी से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको फातिमा वसीम जी मिलेंगे। फातिमा वसीम जी क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सबसे बड़े ग्लेशियर में इसका नाम जाता है। पेपर में बार क्वेश्चन पूछ के आया कि निम्नलिखित में से कौन सा सियाचिन ग्लेशियर है, उसमें जो 4 ऑप्शन थे उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ही था। ठीक है,
तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सिका बन गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अंतर सितंबर हो गया तो भले अगर ये क्वेश्चन पेपर में पुराना रहता ना तो कंफर्म आता फातिमा वसीम खान। ये तो मैं दावा लेता अगर ये 17 मार्च को पेपर होता तो। अभी कह नहीं सकते हैं बट याद कर जाओ। डॉक्टर वी आर ललित अंबिका, ठीक है, ललित अंबिका ये क्या है, इसरो के वैज्ञानिक हैं। इनको फ्रांस का सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड मिला है, ठीक है। अब देखो सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड फ्रांस का है और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये भी फ्रांस का है, ठीक है। तो नाइट ऑफ द लीजन मिला है शशि थरूर जी से को और सेवेलियर डे ला लीजन मिला किसको, आपके ललित अंबिका जो कि इसरो के साइंटिस्ट हैं, ठीक। दोनों में डिफरेंस ये है। शीतल महाजन, अब देखो नाम में ही क्या है शीतल। अब जो आप माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से, ठीक है, कूद गई। भाई सोचो कि ठंडी जगह होगी, भाई ऊंचाई जिस जगह ठंडी होती जाएगी तो नाम में क्या है शीतल, शीतल, ठीक है, देखो भी नाम में शीतल है। तो शीतल महाजन क्या किया, इतनी ऊपर से छलांग लगा दी 21,000 मीटर की ऊंचाई पे, क्या किया, स्काई ड्राइवर है ये, कूद गई हैं वो पैरासूट पहन के, ठीक है। हमको तो कुछ भी पहना तो नहीं कूदेंगे भाई, इतने ऊपर से तो नहीं कूदेंगे। विश्व की पहली महिला भाई जो इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत रखी, ठीक है। पंकज त्रिपाठी आजकल देखोगे मूंगफली बेचते हुए प्रचार कर रहे हैं, यूपीआई की मैं मूंगफली बेचता हूं, दिमाग नहीं, अननोन किसी पिन को नहीं दबाऊंगा, अननोन ओटीपी नहीं दूंगा, समझा रहे हैं, जागरूकता सृजन कर रहे हैं। तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बने हैं, तभी मूंगफली बेच के जो ग्राहक है उनको जागरूक कर रहे हैं। राजकुमार राव, ठीक है, अभी इनकी शायद मूवी आई थी स्त्री 2, ठीक है, राष्ट्रीय आइकॉन बने हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की, भैया आप लोग जाओ वोट करो। तो ये हो गए आपके सारे राष्ट्रीय पर्सनालिटी खत्म। अब अंतरराष्ट्रीय पर्सनालिटी की बारी हो रही है आपकी स्टार्ट। तो अंतरराष्ट्रीय पर्सनालिटी में आपको याद क्या रखना होगा, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन के आता है, कहीं दुर्भाग्य से आपके पेपर में आ गया तो आप लोग तैयार ना। उस पर्सनालिटी का नाम है श्री माओ भंडार नायके, नाम से ही लग रहा है कि ये श्रीलंका की होंगी, ठीक है, ऐसा नाम श्रीलंकन का ही है। 60 के दशक में 1960 में ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं ये श्रीलंका की। अगर क्वेश्चन बोले कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पे कौन थे, तो श्री माओ भंडार नायके पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि अभी हम लोग कुछ देशों की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम देखेंगे तो दिमाग में है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है, तो वो श्रीलंका की है श्री माओ भंडार नायके। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व तैयार करो। पेंटोग टार्न सिनावात्रा, ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। थाईलैंड को अभी करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि थाईलैंड पहला ऐसा साउथ एशियन कंट्री बन गया है, नहीं थाईलैंड पहला ऐसा दक्षिण पूर्व एशियन कंट्री बन गया है जिसने समलैंगिकता को परमिशन दिया है। ओके, इसमें मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। ओके, तो ये हमको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब देखो इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे युवा थाईलैंड के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर। अब मैंने गूगल भी किया तो हमको देख के लगा हाँ ये अपने सारे यंग नेताओं से सच में यंग है, ठीक। तो याद करना पेंटोग टार्न सिनावात्रा ये आपकी थाईलैंड की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। हाँ, पहली प्राइम मिनिस्टर नहीं है थाईलैंड की, दूसरी है बट युवा है सबसे ज्यादा ये। मोहम्मद यूनुस, भाई साहब को कौन नहीं जानेगा, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता 2006 में, इकोनॉमिस्ट हैं। अभी बांग्लादेश में जो अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आई तो इनको कुछ लोग को लग रहा है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया है बल्कि अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई है उसके प्रधान सलाहकार के तौर पे आपको जो शामिल किया गया है वो मोहम्मद यूनुस को शामिल किया गया। तो कभी कभी कुछ लोग का भाग्य चमक जाता है, जैसे मोहम्मद यूनुस का भाग्य चमक गया। ओके, केसी ओली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे बहुत जल्दी बदलते रहते हैं ये सब, ठीक है। कभी पुष्प कमल दल प्रचंड आएंगे, कभी केपी ओली आएंगे, ठीक है, तो ये बदलते रहते हैं। ओके, और एंटोनिया कोस्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये आपकी पेंटोग टार्न इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मोहम्मद यूनुस भी हैं,
कब इनको शांति पुरस्कार मिला था? 2006 में मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग आते हैं एंटोनिया कोस्टा। देखो एंटोनिया कोस्टा के बारे में कहना है, आप लोग पहले से थोड़ा जो तैयारी करोगे वो पता होगा कि पुर्तगाल की राष्ट्रपति थी, मतलब नाम मिलता रहता है, ठीक है। अभी इनको यूरोपीय परिषद, यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। यूरोपीय काउंसिल का नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो एंटोनियो कोस्टा बनी है। ये दिमाग रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। अपोलो 8 हमको पता है कि छोड़ा गया था 1968 में नासा के द्वारा। तो दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च किया गया था, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान था। और इस अंतरिक्ष यान के चालक दल के सदस्य थे कौन? विलियम ए एंडर्स, जो निपट गया अभी, ठीक है। तो विलियम ए एंडर्स का हो गया है इंड, यानी अब ये समाप्त हो गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। ये क्या क्यों इंपॉर्टेंस थे? तो भैया ये अपोलो 8 से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। पहला मानवयुक्त जो मिशन था उसमें ये शामिल थे। ओके, अब चो जंग ताई, ये ताइवान के प्रधानमंत्री हैं। तो ताई से ताइवान इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। और जंग किसके साथ चल रही? तो चाइना के साथ। तो जंग ताई को बनाया गया ताइवान का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप इजिली तैयार कर जाओगे। पीटर हिक्स, देखो पीटर हिक्स अभी निपट गए, निपटने की वजह से इंपॉर्टेंट है। आप जो जनरल साइंस पढ़ रहा होगा उनको पता होगा, जनरल साइंस में आपने पढ़ते पढ़ते देखा होगा कि 3 से 4 बार क्वेश्चन बन के आया हिग्स बोसान के ऊपर, कि हिग्स बोसान को क्या कहा जाता है, हिग्स बोसान किससे संबंधित है। तो पता है हिग्स बोसान को हम लोग क्या कहते हैं? गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। हिग्स बोसान को क्या कहते हैं हम लोग? गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इसी हिग्स बोसान की खोज के लिए पीटर हिग्स को किसी एक और पर्सनालिटी के साथ नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। भौतिकी का ये नोबेल जीते हुए हैं। तो इनकी हो गई मृत्यु। अब आपके लिए हिग्स बोसान दोबारा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे साइमन हैरिस। ओके, साइमन हैरिस क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के? तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, यंग प्राइम मिनिस्टर है इस देश के सबसे, लेकिन वो महिला थी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुरुष यंग नहीं इंपॉर्टेंट होते, ठीक है। भाई देख मजाक नहीं, सच में आयोग नहीं पूछती है, महिला यंग में आयोग पूछती है। लुई गॉसेट जूनियर, ये एक पर्सनालिटी है जो कि क्या है? जो कि अमेरिकी अभिनेता है। और देखो इनको मिला था ऑस्कर। अब भैया किसी को ऑस्कर मिल जाए तो जाहिर सी बात है वो सर पे चढ़ के बोलेगा, मतलब इज्जत उसकी बढ़ जाती है। और ये पहले अश्वेत थे, यानी काले थे, ठीक है। तो पहले अश्वेत पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता है, वो भी को एक्टर के तौर पे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सहायक अभिनेता के तौर पे ऑस्कर पुरस्कार जीता था, याद ना। तो लुई गॉसेट जूनियर का भी हो गया निधन। ऑस्कर जीते थे इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है, यह अश्वेत व्यक्ति पहले थे जिन्होंने ऑस्कर जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओलेग कोनोनेंको, ये लिख लो, 100% इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अभी हमारी एक रशियन भाभी हैं, वो हमारी नहीं मतलब उन्होंने मतलब अपने उनके हस्बैंड को शायद यहाँ यूपी में कहीं आए थे, यूपी में नहीं मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उनकी प्रॉपर्टी उनका कंपनी को छिका के उनको 200 टुकड़े में काटने की धमकी दिया था। इन्होंने पुतिन जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट की कि मोदी जी रक्षा करिए। भाई पूरी एम्बेसी हरकत में आ गई, ठीक है। और नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो लिखा है, सबने यही कमेंट किया है कि भाभी जी के पति की रक्षा की जाए, ठीक है। तो कुल मिला के ये मजाक था। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ओलेग कोनोनेंको रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। भैया ये मैंने क्या लिखा है? ये गए अंतरिक्ष में और एक कोने में छुप के बैठ गए। जैसे किसी को नहीं आने का मन रहता है, जैसे मान लो पुलिस किसी को ढूंढने है, उसको मन नहीं है चल जाने का, तो लुका जाएगा, कहीं बिस्तर के नीचे चला जाएगा, कहीं बेड के नीचे चला जाएगा, कहीं नहीं छुपा जाएगा। तो अलग से जाके क्या हुआ, अलग वर्ड मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ओलेग इनके नाम में है। अलग से एक कोने में छिप गए थे ताकि कोई इनको देखे नहीं और लेके ना जाए धरती पे। तो लंबा समय तक रुक जाएंगे ये कहां पे? अंतरिक्ष में। तो 878 डेज ये अंतरिक्ष में रहे। सबसे बड़ी बात है 878 डेज ये लगातार नहीं रहे। ध्यान रखना, पेपर में यही सब आपको टर्म्स देके क्वेश्चन गलत करेगा। लगातार ये अंतरिक्ष में नहीं रहे हैं। 5 टाइम इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है और इन 5 बार में जो अंतरिक्ष में बिताए गए समय है उनको जोड़ के पूरा वर्ड है 878 दिन 12 घंटे इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। ओके,
अगला डॉक्टर साइमा वाजिद, ठीक है, ये हसीना शेख हसीना जी उनकी बेटी है, पढ़ी लिखी बेटी थी। तो WHO ने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल निदेशक या रीजनल डायरेक्टर इनको बनाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, माता और बेटी दोनों इंपॉर्टेंट है। वेणुगोपाल, नाम आपका क्या है, वेणुगोपाल अय्यर, अच्छा नाम है। फिर वो क्या बोलता है, नहीं फला 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 वेणुगोपाल अय्यर, याद आया। तो वेणुगोपाल, वेणुगोपाल क्या है, न्यू जर्सी के ये क्या बने भैया, सीनेटर बने, और तीसरी बार न्यू जर्सी से ये सीनेटर बने हैं। सबसे कम उम्र के ये सीनेटर थे, ध्यान देना। तो न्यू जर्सी के सीनेटर बने हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह, अनुषा शाह, तो ये क्या है, ब्रिटिश मूल की नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष के पद पे पहुंची हैं। और जब से आपका इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स बना है 205 साल हो गए, कोई भारतवंशी इस पे इसका अध्यक्ष नहीं बना था। पहली बार कोई भारतवंशी क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स में के अध्यक्ष के पद पे शामिल हुआ है। तो अब शाहजी का संबंध इंजीनियर से भी हो गया। तो अनुषा शाह उधर फिक्की से था, इधर इंजीनियर से हो गया। अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, भैया देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते अगर इनको कोई आम आदमी पुरस्कार देता। इनको पुरस्कार देने वाले पर्सनालिटी का नाम जानते पता है, वो यूएसए का राष्ट्रपति है, नाम है बाइडेन, ठीक है। तो यूएसए, अभी देखो यूके में एक पैलेस में, राजा के पैलेस में अभी एक अपनी ऑटो चालक हैं, महिला हैं, उनको अवार्ड दिया गया कुछ। आप लोग चाहो तो नाम, उनका नाम और किस अवार्ड से नामित किया गया बता सकते हो। अशोक गाडगिल और सुबा सुरेश या सुब्रा सुरेश को अभी बाइडेन साहब ने अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया, तो जो पहले पर्सनालिटी जिनके नाम में अशोक है, अशोक क्या था, अशोक नवाचारी था, धम्म के क्षेत्र में अशोक के नए प्रयोग है। तो टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पदक किसको मिला, अशोक गाडगिल को। और जो दूसरे पर्सनालिटी हैं सुब्रा सुरेश, उनको विज्ञान का राष्ट्रीय पदक मिला। उनको क्या मिला, विज्ञान का राष्ट्रीय पदक। उम्मीद करेंगे आप सबको याद भी होता चला होगा यार। कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि कुछ कुछ जो भी तैयार करा पाऊं, याद करा पाऊं, याद करा दूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपके पर्सनालिटी है वो है फतेह मेह मोहजे रानी, मतलब इनके नाम में है रानी वर्ड। और ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनाई गई है। अभी ईरान और इजराइल का हाल तो आप लोग समझ रहे हैं। अब ईरान कैसा देश है, तो हम सबको पता है ईरान एक रूढ़िवादी देश है। तो किसी रूढ़िवादी देश में महिला सरकारी प्रवक्ता बन गई, बड़ा न्यूज की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंस बात है, ठीक है। तो भैया क्यों नाम में है रानी, तो ईरान की एक महिला पत्रकार है जिनके नाम है में है रानी। और ये पहली बार, मतलब रानी होने के लिए थोड़ा एक अपवाद होता है, ठीक है, कि कोई नहीं पढ़ेगा बट रानी पढ़ सकती है, ठीक है, कोई नहीं कमाएगा लेकिन रानी कमा सकती है। तो ऐसे समझ जाओ, एक्सेप्शन में रानी वर्ड है, बहुत यूनिक वर्ड है, तो समझ सकते हो। ओके, बाकी देखो भाई, आप एक चार्ट में कहूंगा बनाना, एक तरफ लिख लेना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, दूसरी तरफ लिख देना पीएम, ठीक है, यहां पर लिख देना कंट्री, कंट्री। अब नाम, यहां पे मान लो नाम लिख दिया निशांत, मान लो मैं राष्ट्रपति, मतलब मैं कहीं का, ठीक, मान लो मैं क्या हुआ, मैं बोर्नियो का पीएम बन गया, तो मेरा इसे लिख देना बोर्नियो, बोर्नियो के पीएम बन गया मैं। मान लो इसी तरीके से नाम किसी का है रमन, ठीक है, रमन। मान लो वो बारबाडोस का क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गया है, तो लिख देना बारबाडोस। अब आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, याद कर जाओ कौन किसका कहां बना। एक तो ये चार्ट है, दूसरा मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा आपको याद कराने का, तो तैयार हो, याद करेंगे। ये चार्ट आप लोग लेकिन जरूर बना लेना, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन तो आएगा। हालांकि बताऊं, प्रेसिडेंट और पीएम के बारे में कम से कम इसमें लिखा होगा तो 30 से 35 प्रेसिडेंट और पीएम के बारे में लिखा होगा, छोटा मोटा नहीं लिखा है, ठीक है, याद ना। अब आप लोग देखते जाओ, जिसको मैं याद कराऊंगा वो याद कर लेना, बाकी चीज को भूलने की कोशिश करना। डॉक्टर इमैनुअल सोबेयरन, नाम में क्या है, डॉक्टर इमैनुअल सोबेयरन। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति पे चल रहे हैं। इनको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनी है, ठीक है। तो अब ये याद तो याद नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बताइए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो पशु, पशु वर्ड है ना, पशु की विशेषता क्या होती है,
हम लोग जब पसार ड्यूरेशन पढ़ते हैं तो हमने अपने फ्लैग उपकरण क्यों बनाने स्टार्ट किए, ठीक है, तीरंदाजी क्यों स्टार्ट की, ताकि तेजी से भाग रहे जानवर को क्या करें, धड़ाक से मारे गिर जाए, ठीक है, तो तेजी से रन, ठीक है, रन मतलब रन वर्ड है, तो पशु बहुत तेज दौड़ते हैं, रनिंग स्पीड उनकी बहुत तेज है, ऐसे एक दिमाग में रख जाओ। अब आपको कहीं पूछते हैं इमैनुअल सोबेरेन कहां की बनी, तो आपने ऑप्शन में देखा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, तो आप सोचोगे पशु को तुमने कुछ रन, पशु बहुत तेज दौड़ते करके कुछ याद किया है, तो रन वर्ड ढूंढ लो, मार दो ठीक। आपको बोलेगा सर मान लो कि कहीं पेपर में केवल डॉक्टर इमैनुअल लिख के आ गया तो फिर खतरा है फिर खतरा है मेरे भाई, इसी के लिए एक बार नाम पूरा रीड कर लो। हालांकि 99% सोबेरन भी लिखा रहेगा, 1% खतरा का विषय है कि केवल डॉक्टर इमैनुअल लिखा रहे, तो हल्ला। अब देखो अगली पर्सनालिटी क्या है, अगले पर्सनालिटी का नाम है हेल्ला टॉमस डॉटिर, टॉमस डॉटिर। हेल्ला वर्ड में हल्ला, हल्ला मतलब क्या भाई शांति बिगड़ गई, ठीक है। आइसलैंड हमको पता है वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे है, ओके, तो वैश्विक शांति, शांति जहां पे कहां रहेगा, जहां हल्ला नहीं होगा, तो हेल्ला या हल्ला टॉमस डॉटिर आइसलैंड की क्या बनी है, मतलब राष्ट्रपति बनी है, ओके। अगला ये भैया पॉल कामागे, ठीक है, पॉल कामागे, ये क्या है, ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो जो पॉल कमागे, कमागे को कागामे है, सॉरी कमागे नहीं है, कागामे है, तो कागामे मतलब जो रवांडा के राष्ट्रपति हैं, चौथी बार बने हैं। यानी अगर हम लोग रवांडा का क्या करें कि एक कागज उठा के देखिए कि भैया कौन बना रवांडा का राष्ट्रपति, तो 4 बार तो इन्हीं का नाम कागज में लिखा है, यानी कागा से समझो, कागज से इनका नाम मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। यानी कागामे जो है, पॉल कागामे रवाना नहीं होने, मतलब रवाना नहीं हो रहे हैं राष्ट्रपति के पद से, तो रवाना वर्ड रवांडे से समझना, तो चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो कागज कहां के, रवांडा के राष्ट्रपति हैं कागामे, वो चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो कुछ ऐसा वर्ड से याद करना। क्रिस्टन मिशेल, क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया की क्या बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, ओके। एस्टोनिया हमको पता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान पे है, और इस इंडेक्स में 177वें रैंक पे कौन स्थित है, आपका इंडिया। 2025 पे बताओ कितना रैंक होने का अनुमान है, 66 अनुमान है या 78, 166 अनुमान है या 178, वर्तमान में कितनी रैंक है, 177 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में एस्टोनिया। अब देखना एस्टोनिया ने आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मतलब इतना भयानक प्रदर्शन किया है कि मिसाल कायम किया है, तो मिसाल वर्ड से याद रखना, मिसाल कायम किया है। क्या मिसाल कायम किया है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 59% रिड्यूस किया है। 23 में एस्टोनिया के रैंक जहां तक मैं समझ रहा हूं 9th या 10th थी, और एस्टोनिया इस वक्त रैंक 1 पे है, तो मिसाल कायम किया है 59% ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन करके रैंक 1 पे किसको लेके आई है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारत का रैंकिंग है 3rd, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कोयला आधारित संयंत्र, ठीक है। N2O जो कि ग्रीन हाउस एक गैस है, ठीक है, इसके उत्सर्जन में इंडिया का रैंक है कितना, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखना चाइना प्रथम स्थान पे है, चाइना का रैंक 1 है, इंडिया का मैं आपको यही बता देता हूं रैंक है 2, ओके, इंडिया का रैंक 2 है। या आप इतनी चीज एक साथ चला दिया तो आपको मिशेल जी याद रखी। उर्सुला वान डेर लेन ये मत याद कराओ तो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लगातार दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी, यानी आपने पिछली साल भी याद किया होगा, तो उर्सुला वान डेर लेन ही इसकी अध्यक्षता थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है, डीक लकूफ, ठीक है। डीक लकूफ क्या है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुने गए हैं, जो सॉरी नहीं सही है, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, डीक लकूफ। अगला क्या है, पीटर पेलेग्रिनी, ठीक है, ये स्लोवाकिया के क्या बने हैं, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। अब ये याद करा देता हूं, ये याद हो जाएगा, ऊपर वाला याद कर लो, डीक स्कूफ, ये मैंने अपने टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो एस्टोनिया पहली बात तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, एक ऐसी यूरोपियन कंट्री है जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ओके, पहली बात। अब बात आती है कि देखो एस्टोनिया बार बार बोल दे रहा हूं मैं, स्लोवाकिया, ओके, तो स्लोवाकिया, स्लो में क्या है, स्लो वर्ड है, और जो राष्ट्रपति बना उसकी वर्ड में नाम में क्या है, ग्रीन,
यानी यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ है, अभी आप लोग देखोगे तो यूरोपियन कंट्री ने अभी ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए कि हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं 2030 और 2050 को टारगेट करते हुए क्या हुआ है, इन्होंने टारगेट डिसाइड किया है कि हम धीरे धीरे अपने यहाँ ग्रीनरी को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर कानून बनाया इन्होंने। ठीक, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी दिमाग रखो पीटर पेलेग्रिनी नाम से वो ग्रीन वर्ड उठाओ तो स्लोली स्लोली ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी ग्रीन वर्ड से आप लोग रिलेट कर लेना। अब यहां पे एक पर्सनालिटी है, नाम है क्लाउडिया शीनबाम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने अपने टेस्ट में क्वेश्चन दिया है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है, सिरिल रामफोसा नाम में क्या है, एक ऐसे राष्ट्रपति जिसके नाम में ही राम वर्ड है। सोचो, राम वर्ड सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर मैं बोलूं आपसे कि वो कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन का लीडर है जिसने सबसे ज्यादा राम बनाया, तो हे राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, यानी कौन, महात्मा गांधी, एमजी, महात्मा गांधी ने बोला है। तो महात्मा गांधी का भारत के अलावा किस कंट्री से संबंध है, तो दक्षिण अफ्रीका। इससे समझ जाओ सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं, सेकंड टाइम ऐसा है जब वो राष्ट्रपति बने हैं। अगला आपको याद कर लेता हूं, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, याद कर जाओ बस कि आईएमएफ की ये एमडी बनी है। ठीक है, आईएमएफ की एमडी बनी है, याद कर देना। देखो मिस्र क्या है, नॉर्मली एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, लगभग क्रिश्चियनिटी भी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि अब देखो सीसी यहां पे वर्ड है। ठीक है, समझो बात को। ठीक, सीसी हमारे यहां हम बोले कि हम कोई बोलते हैं हम सीसी पीने जा रहे हैं, तो समझ जाना क्या पीने जा रहा है। ठीक है ठीक, और अब्दुल फतेह इस्लाम धर्म के हैं, नाम से ही लग रहा है। अब्दुल फतेह अल सीसी, नाम से थोड़ा लग रहा है कि भाई इस्लामिक संबंध है। और इस्लाम में सीसी क्या है, गुनाह है, लेकिन नाम में इनका क्या है, सीसी वर्ड है। तो मिस्र के राष्ट्रपति बने। ठीक, अब आओ आगे, राकेश मोहन। राकेश मोहन, ठीक है, विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य चुने गए हैं। ये पूर्व अपने डिप्टी गवर्नर थे। कुछ लोग का नाम बिना ट्रिक के भी याद करना होता है, क्या कर जाओ। ओके, आगे आ जाइए भैया, ये तो बहुत आसान है इसलिए कहीं लिखा नहीं हो। ओस्माने सोनको कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो देखो सेनेगल के। तो यहाँ पे भी सन वर्ड है, सन वर्ड है सेनेगल में। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सन, और ओस्माने में भी। ठीक है, आपका एग्जैक्ट लाइन से सन वर्ड नहीं है, मगर थोड़ा सा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन में सेनेगल का हाल में प्रधानमंत्री कौन बना, तो आपको देखना सन वर्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे ओस्मानी में 100 दिख रहा है और लास्ट में 9 दिख रहा है। मतलब देखो हर चीज मेरे भाई आपको बताओ ना, अब मैं ऐसे बोल दूं कि ओस्मानी सोन को याद कर लो। पेपर आपको कब देना है, पेपर आपको देना है 22 OCT अक्टूबर या 8 दिसंबर, भूल जाएगा तब तक, लेकिन ये सन याद रहेगा। ठीक है, सन। ठीक है, अब आते हैं आसिफ अली जरदारी। भाई साहब ये पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा हो तो न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, खराब न्यूज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उनके यहाँ सब खराब ही होता है, अच्छा कम होता है। तो भैया इनके यहाँ अभी इलेक्शन में राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो हमारे लिए अच्छे हैं। याद कर जाओ, पड़ोसी का राष्ट्रपति याद, इतने दूर दूर का याद करके अपना पड़ोसी याद कर जाओ। तो जरदारी साहब, देखो इनके नाम में भी जरदा वर्ड है। ठीक है, जरदारी साहब क्या बने, राष्ट्रपति बने हैं। और शरीफ साहब, एक जरदारी है, जरदा वर्ड को हम लोग कभी शरीफ नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी वो राष्ट्रपति बने हैं, और शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसको नवाज शरीफ लिख के कहीं भड़काना दे आपको। अब देखो भैया यहां तक तो हो गया आपका, इसको याद करने, यहां तक सब कुछ समझ में आता भाई, कमेंट वमेंट तो जरूर करना। अब इसके आगे समझो, अगर 17 मार्च को पेपर था कुछ, उसको टारगेट करते हुए एमसीक्यू बना होगा करंट अफेयर का और हटाया नहीं होगा, तो आगे के चारों फैक्ट फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर स्टब, भले ना याद हो, आप याद करो, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो एंड्रियानचेन, पेरू के प्राइम मिनिस्टर। टॉमस तुलियोक, हंगरी के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर शमीर शाह, बीबीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ, ये आप अभी देखोगे ना, वो जो थ्रोवर थे भाला फेंक, उनसे मिलने आए थे, मैंने इनको देखा था। ठीक है, तो ये आपकी पंजाब की सीएम बनी है, उनके पंजाब की सीएम बनी है। ओके, अब हम आते हैं नामीबिया। अब देखो नांगोलो ठीक है, ये हम ध्यान देना। ठीक है, नाम थोड़ा सा बहुत अजीब है, नांगोलो मवुम्बा। ठीक है, ये नामीबिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अब देखो नामीबिया में क्या है,
नाम वर्ड है और यहाँ पे लास्ट में म, यानी नाम वर्ड है, तो जो बना है उसके नाम के आगे ना है, जो दूसरा उसका टाइटल है उसमें म वर्ड है, तो नाम नामीबिया और उसका भी, तो जो ऊपर सनसन मैच करा था और जो नामीबिया वाले का मैच किया है, तो ध्यान देना सेनेगल का हमने याद कर लिया और नामीबिया का भी सेम फॉर्मेट में याद किया है। ठीक है, विकासशील, ठीक है, विकासशील बने क्या है, तो एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष बने या कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो एशियाई विकासशील बैंक का विकासशील कार्यकारी निदेशक बने, तो बहुत आसान था याद करना। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने हैं, बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं, इंद्रमणि पांडे बने, याद कर जाना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, EIB। EIB की आज तक कोई महिला अध्यक्ष बनी नहीं थी, तो पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार इसका ग्रहण किए हैं नादिया कैल्विनो, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नादिया कैल्विनो पहली अध्यक्षा बनी है। ठीक है, एंड्री राजो एलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने हैं। तो ठीक है, लंबे समय तक मतलब राजो एलिना यहाँ पे पड़ी हुई हैं लंबे समय तक, तो मेडागास्कर के राज किया, लंबे समय तक मेडागास्कर में इन्होंने राज किया है। ठीक है, तो ये याद कर जाना। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये आसान याद करना। फ्रीडम नाम में क्या है इनका, फ्रीडम। फ्रीडम क्यों लोगों को चाहिए, ताकि वो लग्जरी अपनी जिंदगी जी सके, तो ल्यूक फ्रीडम प्राइम मिनिस्टर कहां के बने हैं, लग्जमबर्ग के। हम लोग देखेंगे पेड्रो सांचेज, ठीक है, ये स्पेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मोहम्मद मोइजू का नाम तो बच्चा बच्चा हमको याद है, मोदी जी एक कुर्सी लगा लिए, इनकी हालत खराब हो गई। ठीक है, रॉबर्ट फिको, देखो कोई अगर स्लो चाल चलेगा तो उसका रिजल्ट कैसा हो जाएगा, फीका हो जाएगा, यानी प्री नहीं होगा, तेजी से पढ़ाई करो। तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिको, रॉबर्ट फिको। ओके, ये आपको याद हो गया। अब हमको निधन में 5-6 नाम याद करना है, हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में 4 मिनट लिया हूं, 3 मिनट लिया हूं प्रचार करने में, 2 से 3 मिनट, बाकी 1 घंटे 17 मिनट की क्लास कैसे लगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये काम कर देना, मैं लास्ट में बोलना भुला जाता हूं। ठीक है, आगे चर्चित व्यक्ति में आते हैं। अब देखो विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने, तो टोमिको इटुका। ठीक है, इटुका निपट नहीं रखे हैं, यही टिके हुए हैं, इटुका टिके हुए हैं पिछले 116 साल से, जबकि इनके मरने की संभावना बड़ी ज्यादा थी, पर्वतारोही थे, गिर के भी खत्म हो सकते थे, लेकिन नहीं, टोमिको इटुका आज तक टिके हुए हैं। ठीक है, ओके, ध्यान देना, 116 साल के। थियो जेम्स क्या है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाए गए हैं। ये एक अभिनेता है थियो जेम्स, जो कि UNHRC के वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किए गए हैं। नवाब सलाम साहब, ठीक है, हमको होता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है, हेग में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 अंग में से एक है, इनमें क्या है, ठीक है, सलाम साहब को से अध्यक्ष बनाया गया है, तो सलाम है आपको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो हम लोग सलामी करते हैं, ये इंटरनेशनल चीजें हैं। ठीक है, तो सलाम है ये इनको। अगला क्या है, बेनाफ्सा याकूबी। ठीक है, ये अफगानी महिला है, इनको करेज, भाई अफगानियों की करेज बहुत ज्यादा है। ठीक, तो US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया बेनाफ्सा याकूबी को। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन, इनको, ये भारतीय मूल के एक चिकित्सक हैं। ठीक है, इनको चार्ल्स तृतीय, जो कि ब्रिटेन के महाराजा हैं, इन्होंने नाइट बैचलर का टाइटल दिया या नाइट बैचलर से सम्मानित किया। ठीक है, किसको, अमृतपाल सिंह हंगिन को चार्ल्स तृतीय ने। ठीक है, अब यहां पे देखो आगे, कला के सेक्टर में मीरा चंद को सिंगापुर का एक अवार्ड है, कला से ही तो मीरा का संबंध है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, ठीक है, गाती रहती हैं, तो कल्चरल मेडेलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया मीरा चंद को। और इसी के साथ आज की क्लास आपकी हो जाएगी समाप्त। उम्मीद करेंगे बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया अपने स्तर पे, अगर मैं कहीं फेल रहूंगा तो प्लीज माफ करना आप सब।
रिवीजन देखो इसमें तगड़ा करना पड़ेगा, एक बार कभी भी याद करोगे ये भूल जाएगा, ये बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। पेपर देने के पहले मैगजीन को कम से कम 5 टाइम कंप्लीट करना होगा, 4 बार मिनिमम, 4 बार कर लो कम से कम। देखो 1 घंटे की से ऊपर की क्लास 1.5 घंटे क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो फैक्चुअल क्लासेस हैं, अब आपको परेशानी हो सकती है। 1-1 घंटे की क्लास में क्लासेस आपकी मैक्सिमम 4 घंटे की 3 घंटे की बची हैं, ठीक है। मैं अब देखो आपको दिखा दूं, आगे देखिए मैंने क्लास कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास बहुत लंबी ना आ जाए इसके लिए आपको बस नहीं करा रहा हूं, ओके। ऐसा ना हो कि क्लास लंबी हो जाए और आपके लिए बोरिंग बन जाए, ओके। तो एक क्लास कोशिश करूंगा या एक से दूसरी क्लास बन जाएगी, 1 घंटे से कोशिश करूंगा अराउंड की क्लास में। आज की मेरी क्लासेस आपकी करवाएंगे, फिर मेरा आपका बचेगा बिहार प्रदेश, जो कि पेपर के 1 हफ्ते 10 दिन पहले करा दूंगा बिहार के, ओके। रमन सर की जब क्लास खत्म हो जाएगी तो हमारे पास इस पूरी मैगजीन को रिवीजन कराने का ऑप्शन है। और रिवीजन का ऑप्शन क्या है, पहला 18 पन्ना, देखो आपको दिखाता हूं। पहला 18 पन्ना क्या ना, आपने जो पढ़ा है वही आपके रिवीजन के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंस रहेगा। अब देखो राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको लगेगा कि सर ने जो अंदर पढ़ाया ना, फूड सेफ्टी इंडेक्स मैंने आपको पढ़ाया है, यहां पे देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको मैंने अंदर पढ़ाई है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके बारे में, ठीक। तो एक तो अंदर का रिवीजन है, कुछ नए नए यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो हमको मिल जाएगा। तो हम इस 18 पन्ने से क्या करेंगे, अपनी पूरी मैगजीन को रिवीजन करेंगे। उम्मीद करेंगे आप हमारे साथ अपनी तेज रिवीजन कर भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।